नमस्ते दोस्त। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी देर रात ट्रेन में सफ़र किया है, जब पूरा डिब्बा खाली हो और अचानक लगे कि आप अकेले नहीं हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक रेल यात्री की ऐसी दास्तान जहां एक साधारण सफ़र बदल गया एक डरावने खेल में। एक रहस्यमयी ट्रेन, एक अदृश्य सूची और एक ऐसा सच जो हर इंसान अपने भीतर लेकर चलता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है। तो लाइट हल्की कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और अपने दिल की धड़कनों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब अगली बार ट्रेन सुरंग में दाखिल होगी, हो सकता है कोई नाम पुकारा जाए, और वो नाम आपका भी हो सकता है। आप सुन रहे हैं डर की दास्तान, जहां हर रात जन्म लेती है एक नई कहानी और हर कहानी छोड़ जाती है एक नया डर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक यात्रा। ट्रेन घोस्ट। उस रात मैं भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। दिसंबर की ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो बेचैनी थी वो ठंड से कहीं ज्यादा सर्द थी। मैं नागपुर जाने वाली रात 11:40 की एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वजह खास थी, मुझे एक पुराने दोस्त से मिलना था, जिसने अचानक फोन करके कहा था, अगर सच जानना है तो नागपुर आ जाओ। फोन कट गया था। मैंने कई बार कॉल बैक किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था, जैसे हर चेहरा मुझे देख रहा हो। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुई, नागपुर जाने वाली एक्सप्रेस कुछ ही मिनटों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। मैंने बैग कसकर पकड़ा। तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें कुछ अलग थीं, बिल्कुल फीकी, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं। वो मुझे घूर रहा था। मैंने नजरें फेर लीं। कुछ सेकंड बाद फिर देखा, वो अभी भी देख रहा था। कहाँ जा रहे हो? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज भारी और अजीब थी। नागपुर, मैंने अनमने ढंग से जवाब दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। रात की ट्रेन, सही जगह पहुंच भी सकते हो और नहीं भी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मतलब? वो कुछ बोलता उससे पहले ही ट्रेन की तेज सीटी गूंज उठी। मैंने पलटकर देखा, ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुस रही थी। जब मैंने दोबारा उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, वो वहां नहीं था। भीड़ थी, शोर था, लेकिन वो गायब था। मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम होगा। मैं S5 कोच में चढ़ गया। मेरी सीट थी 36, साइड लोअर। कोच में रोशनी हल्की थी। कुछ यात्री पहले से बैठे थे, कुछ अपनी सीट ढूंढ रहे थे। मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा और बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क कमजोर था। तभी मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा। आपको भी किसी ने बुलाया है? मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। क्या? नागपुर, उसने धीमे स्वर में कहा। किसी ने फोन किया था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तुम्हें कैसे पता? वो मुस्कुराई नहीं, बस बोली, क्योंकि मुझे भी आया था। कोच के अंदर अचानक एक झटका लगा। ट्रेन थोड़ी देर के लिए धीमी हुई। लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। मैंने चारों ओर देखा। बाकी यात्री जैसे गहरी नींद में थे। अभी तो सब जाग रहे थे। इतनी जल्दी सब सो कैसे गए? लड़की फिर बोली, क्या आपको उस बूढ़े आदमी ने कुछ कहा? मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। आपको भी मिला था, है ना? अब मुझे पसीना आने लगा था, जबकि ठंड बहुत थी। वो प्लेटफॉर्म पर? उसने सिर हिलाया। वो हर बार मिलता है, जो भी इस ट्रेन में बैठता है। हर बार मतलब? ये ट्रेन हर रात चलती है, लेकिन हर यात्री नागपुर नहीं पहुंचता। मेरे कानों में भनभनाहट होने लगी। अचानक खिड़की के बाहर मैंने कुछ देखा। अंधेरा था, लेकिन ट्रैक के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। ट्रेन तेज रफ्तार में थी। वो हमें देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। जब दोबारा देखा, बाहर सिर्फ अंधेरा था। लड़की अब गायब थी। उसकी सीट खाली थी। मैं अकेला बैठा था। बाकी सभी यात्री जैसे पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। अभी भी समय है, अगले स्टेशन पर उतर जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी।
ट्रेन अचानक एक सुरंग में घुस गई। पूरा कोच अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, तुम वापस नहीं जा सकते। मेरे कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रख दिया। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख पूरे कोच में गूंज गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई भी यात्री हिला तक नहीं। मेरे सामने बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे मैंने प्लेटफॉर्म पर देखा था, जिसे मैंने ट्रेन के बाहर ट्रैक के पास खड़े देखा था और जो अभी मेरे ठीक पीछे बैठा था। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा फीकी थीं, जैसे उनमें अब काली पुतलियां भी नहीं थीं। उसका हाथ अभी भी मेरे कंधे पर था, बर्फ जैसा ठंडा। मैंने झटके से खुद को छुड़ाया और सीट से उछलकर खड़ा हो गया। तुम यहां कैसे? वो हल्का सा हंसा। मैं तो हमेशा यहीं होता हूं। ट्रेन अभी भी सुरंग में थी, पूरा डिब्बा अंधेरे में डूबा हुआ, सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। उस लाल रोशनी में उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी लाश को जिंदा बिठा दिया गया हो। तुमने फोन किया था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा, फिर बोला, मैं नहीं, लेकिन जिसने किया है वो यहीं है। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा दिल बाहर निकल आएगा। कौन? वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। हाँ, सचमुच गायब, मेरी आंखों के सामने। ट्रेन सुरंग से बाहर निकली और रोशनी वापस आ गई। बाकी यात्री जैसे जिंदा हो गए। कोई जम्हाई ले रहा था, कोई पानी पी रहा था, जैसे कुछ नहीं हुआ था। मैं हाँफ रहा था। मेरे सामने वाली सीट पर फिर वही लड़की बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। वो आ गया था ना? उसने धीमे से पूछा। मैंने सिर हिलाया। वो कौन है? उसने खिड़की के बाहर देखा। ये ट्रेन 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में पटरी से उतर गई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, रात 11:40 वाली एक्सप्रेस। सुरंग के अंदर ब्रेक फेल हुए थे। पूरे S5 कोच के लोग। वो रुक गई, मर गए। मेरी सांस रुक गई। लेकिन हम अभी उसी ट्रेन में हैं। मेरे दिमाग में जैसे बम फट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हर साल उसी तारीख को ये ट्रेन फिर चलती है और कुछ लोग जिन्हें बुलावा आता है वो इसमें बैठ जाते हैं। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब। समय देखा 12:17 AM। अचानक स्क्रीन अपने आप बदल गई। एक फोटो खुली। उस फोटो में मैं था, लेकिन वो मैं नहीं था जो अभी जिंदा बैठा था। वो मेरी लाश थी, ट्रेन के टूटे हुए डिब्बे के पास पड़ी हुई। मैंने मोबाइल गिरा दिया। ये झूठ है। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं भी पिछले साल आई थी। मतलब मैं घर नहीं पहुंची थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तो तुम? हाँ, उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी। मैं भी इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी हूं। अचानक कोच में फिर झटका लगा, इस बार बहुत जोर से। सामान गिरने लगा। लाइट फिर टिमटिमाने लगी। लाउडस्पीकर पर अजीब सी आवाज आई, अगला स्टेशन, अंतिम स्टेशन। लेकिन वो स्टेशन का नाम नहीं था, सिर्फ फुसफुसाहट थी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। हम फिर उसी सुरंग की तरफ बढ़ रहे थे, वही सुरंग जहां एक्सीडेंट हुआ था। मेरा दिल कह रहा था, अगर मैं अभी नहीं कूदा तो कभी नहीं बच पाऊंगा। लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हें उतरना होगा, अभी। कैसे? जब ट्रेन सुरंग में जाएगी, कुछ सेकंड के लिए दरवाजा खुलेगा, बस कूद जाना। और तुम? वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ट्रेन सुरंग के बिल्कुल पास थी। अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया, इस बार कोच के दरवाजे पर खड़ा। उसकी आवाज गूंजी, जो अंदर आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। ट्रेन सुरंग में घुसी। पूरा अंधेरा। दरवाजा सचमुच खुल गया। हवा का तेज झोंका अंदर आया। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की और पूरी ताकत से कूद गया। मुझे लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं, फिर जमीन से टकराया। बहुत तेज दर्द हुआ। सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं पटरी के किनारे पड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। पास में कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ खामोशी। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोटें थीं, लेकिन मैं जिंदा था। मैंने पीछे मुड़कर सुरंग की तरफ देखा। वहां सिर्फ अंधेरा था।
कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा। और दूर मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है, वही बूढ़ा आदमी। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था, वो बस मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अभी खत्म नहीं हुआ। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन शरीर के हर हिस्से में दर्द की आग जल रही थी। मैं पटरी के किनारे पड़ा था। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि मैं जिंदा कैसे हूं। धीरे धीरे उठने की कोशिश की, पैर कांप रहे थे, घुटने छिल गए थे, बाजू से खून सूख चुका था। सुरंग अभी भी मेरे सामने थी, काली, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हिम्मत करके अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर सिर्फ अंधेरा था, कोई ट्रेन नहीं, कोई आवाज नहीं। क्या सच में मैंने चलती ट्रेन से छलांग लगाई थी, या ये सब सपना था? मैंने जेब टटोली, मोबाइल अब भी था। हाथ कांपते हुए स्क्रीन ऑन की। समय सुबह 5:42। लेकिन तारीख देखकर मेरा दिल धक से रह गया। तारीख वही थी जिस दिन 5 साल पहले वो हादसा हुआ था। मैंने तुरंत इंटरनेट ऑन करने की कोशिश की। इस बार नेटवर्क आ गया। मैंने गूगल खोला और सर्च किया, भोपाल नागपुर एक्सप्रेस हादसा सुरंग। पहली ही खबर खुली, 5 साल पुरानी न्यूज़। तस्वीर में टूटी हुई ट्रेन का वही S5 कोच था। मैंने सांस रोककर मृतकों की सूची स्क्रॉल की। नाम पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी उंगली रुक गई। वहां मेरा नाम लिखा था। मैं वहीं बैठ गया। ये कैसे? लिस्ट में साफ लिखा था, यात्री, मेरा नाम, आयु 28 वर्ष, सीट नंबर 36, S5 कोच। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर 5 साल पहले मैं मर चुका था, तो मैं अभी कौन हूं? मेरे दिमाग में पिछली रात की हर बात घूमने लगी। बूढ़ा आदमी, वो लड़की, सुरंग, मोबाइल में मेरी लाश की तस्वीर। अचानक मुझे याद आया, उस लड़की ने कहा था, मैं भी पिछले साल आई थी। मतलब वो भी किसी साल जिंदा बची होगी, या शायद वो कभी बची ही नहीं। मैं लड़खड़ाते हुए पास के छोटे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। करीब आधा किलोमीटर दूर एक छोटा सा हॉल्ट था। वहां एक चाय वाला स्टॉल खुल रहा था। मैं उसके पास गया। भाई, ये कौन सा स्टेशन है? वो मुझे अजीब नजर से देखने लगा। आप ठीक हो? ये तो बंद सुरंग के पास का पुराना ट्रैक है। यहां अब कोई ट्रेन नहीं चलती। क्या मतलब? 5 साल पहले जो हादसा हुआ था, उसके बाद ये लाइन बंद कर दी गई, नई लाइन दूसरी तरफ बना दी। मेरी सांस अटक गई। तो रात 11:40 वाली एक्सप्रेस? वो हंस पड़ा। भाई साहब, वो तो 5 साल पहले बंद हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने मोबाइल निकाला और कल रात की टिकट चेक की। ई टिकट अब भी मोबाइल में थी, लेकिन उस पर लिखा था, कैंसल्ड ट्रेन। बुकिंग डेट 5 साल पुरानी। मैंने माथा पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा था? तभी पीछे से आवाज आई, तुम बच गए। मैंने मुड़कर देखा, वो लड़की फिर खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पारदर्शी सी लग रही थी, जैसे धुंध का टुकड़ा हो। चाय वाला उसे देख ही नहीं रहा था। तुम यहां? हां, तुम्हें सच जानना होगा। मैंने डरते हुए पूछा, क्या मैं मर चुका हूं? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नहीं, तुम उस हादसे में थे, लेकिन तुम मरे नहीं थे। तो लिस्ट में मेरा नाम? क्योंकि तुम्हें मृत घोषित कर दिया गया था। मेरे दिमाग में एक धुंधली याद उभरी। 5 साल पहले मैं सच में नागपुर जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर मैं ट्रेन मिस कर गया था। मैं स्टेशन पहुंचा ही नहीं था। फिर ये सब? लड़की ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा नाम गलती से लिस्ट में आ गया था, और उसी गलती की वजह से तुम्हारा नाम उस ट्रेन से जुड़ गया। मतलब हर साल जब वो रात आती है, जिसका नाम उस लिस्ट में है, उसे बुलावा आता है। मेरे हाथ कांपने लगे। तो मैं हमेशा? हां, हर साल तुम्हें बुलाया जाएगा। मेरे अंदर डर की जगह अब गुस्सा भरने लगा। ये सब कौन कर रहा है? लड़की की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। वो बूढ़ा आदमी इस ट्रेन का रक्षक है। रक्षक? हां, वो उन आत्माओं को वापस लाता है जिनका नाम लिस्ट में है। वो चाहता है कि कोई भी नाम अधूरा ना रहे। मैंने सुरंग की तरफ देखा। तो अब क्या होगा? अब वो तुम्हें फिर ढूंढेगा। तभी मेरा मोबाइल फिर बजा। अनजान नंबर। मैंने कांपते हाथ से रिसीव किया। उधर से वही भारी आवाज आई, एक बार बच गए, हर बार नहीं बचोगे। कॉल कट गया।
मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लड़की धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। याद रखना, अगली बार वो तुम्हें कूदने का मौका नहीं देगा। रुको। लेकिन वो गायब हो चुकी थी। मैं अकेला खड़ा था। सूरज पूरी तरह निकल आया था। दुनिया सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरे लिए सब बदल चुका था। मैं जान चुका था मैं जिंदा हूं, लेकिन मौत ने मेरा नाम अपनी सूची में लिख लिया है, और वो नाम अब हर साल पुकारा जाएगा। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस रहस्य को खत्म करना होगा, वरना ये खेल कभी नहीं रुकेगा। और इस बार मैं सिर्फ भागूंगा नहीं, मैं सच तक जाऊंगा। मैं सीधे घर नहीं गया। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर मेरा नाम उस लिस्ट में गलती से आया था, तो वो गलती किसने की, और क्या वो सच में गलती थी? मैं उसी दिन भोपाल वापस लौट आया। पूरा रास्ता मेरे दिमाग में वही सुरंग घूम रही थी। वो बूढ़ा आदमी, उसकी आवाज, हर बार नहीं बचोगे। घर पहुंचकर मैंने सबसे पहले 5 साल पुरानी अपनी पुरानी फाइलें निकाली। मुझे धुंधला सा याद था, उस हादसे के बाद कुछ दिनों तक मेरे घर पर पुलिस आई थी, क्योंकि मृतकों की सूची में मेरा नाम था। लेकिन जब मैं जिंदा उनके सामने खड़ा हुआ, तो मामला रिकॉर्ड की गलती कहकर बंद कर दिया गया। मैंने अपने पुराने ईमेल खंगाले। एक मेल मिला रेलवे विभाग की तरफ से। सब्जेक्ट लाइन थी, एक्सीडेंटल इंक्लूजन इन डिसीज्ड लिस्ट। मैंने मेल खोला। उसमें लिखा था कि डेटा एंट्री में त्रुटि के कारण मेरा नाम सूची में जुड़ गया है और सुधार कर दिया गया है। लेकिन जब मैंने साथ में भेजी गई पीडीएफ खोली, मेरी सांस रुक गई। उस फाइल में आज भी मेरा नाम था, सुधार हुआ ही नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर रिकॉर्ड में आज भी मेरा नाम मृतकों में है, तो आधिकारिक तौर पर मैं 5 साल से मर चुका हूं। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं सिस्टम में मृत हूं, तो क्या मेरी पहचान भी धीरे धीरे मिट रही है? मैंने तुरंत बैंक ऐप खोला। खाता सक्रिय था, लेकिन बैलेंस 0 दिखा रहा था, जबकि मुझे याद था उसमें पैसे थे। मैं बैंक पहुंचा। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने मेरा आधार कार्ड देखा और भौहें सिकोड़ लीं। सर, आपके नाम से तो खाता बंद दिख रहा है। क्या? जी, 5 साल पहले क्लोज हो चुका है, मृत्यु के कारण। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तो सामने खड़ा हूं। वो घबरा गया। सर, मजाक मत कीजिए। मैंने उसे न्यूज की वो पुरानी लिस्ट दिखाई। वो सन्न रह गया। ये तो वही ट्रेन हादसा है। मैं बैंक से बाहर निकल आया। अब मुझे समझ आ रहा था, यह सिर्फ आत्माओं का खेल नहीं, ये एक अधूरी सूची का श्राप है, और उस सूची में मेरा नाम अभी भी दर्ज है। मैंने शाम होते होते फैसला किया, मुझे उस हादसे की असली फाइल चाहिए। मैं रेलवे रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। बहुत पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि उस केस की पूरी जांच एक अधिकारी ने की थी। नाम राजीव सक्सेना। मैंने उनका पता निकाला और उनके घर पहुंच गया। दरवाजा एक बूढ़ी महिला ने खोला। जी, मैं राजीव जी से मिलना चाहता हूं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो अब नहीं रहे। मेरी धड़कन रुक गई। कब? 5 साल पहले, उसी ट्रेन हादसे में। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। जांच अधिकारी खुद उसी हादसे में मरा था, लेकिन रिकॉर्ड तो कह रहे थे कि वो जांच कर रहा था। महिला ने धीरे से कहा, आप कौन हैं? मैंने झूठ बोल दिया, मैं रिसर्च कर रहा हूं उस केस पर। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर अंदर जाकर एक पुराना बॉक्स लेकर आईं। ये उनकी डायरी है। उन्होंने हादसे के बाद कुछ अजीब बातें लिखी थीं, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। मैंने कांपते हाथों से डायरी ली, घर आकर उसे खोला। पहले कुछ पन्ने सामान्य जांच की बातें थीं, फिर अचानक लिखावट बदल गई थी। एक पन्ने पर लिखा था, यह हादसा नहीं था, ट्रेन के ब्रेक फेल नहीं हुए थे, कोच S5 जानबूझकर अलग किया गया था। मेरी सांस अटक गई। आगे लिखा था, एक आदमी सफेद दाढ़ी वाला हर शव के पास खड़ा दिखा, लेकिन सीसीटीवी में वो नहीं दिखता। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वही बूढ़ा आदमी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उसने कहा, सूची अधूरी है, जब तक हर नाम वापस ना आ जाए ट्रेन चलती रहेगी। नीचे एक और नाम लिखा था, मेरा। मैंने डायरी गिरा दी। अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई, और उसी हवा के साथ वो भारी आवाज गूंजी, सच के करीब आ रहे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। लेकिन सच जानने की कीमत जिंदगी होती है। मेरे हाथ में अभी भी डायरी थी। मैं डर रहा था,
लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं मरने वाला नहीं हूं। वो मुस्कुराया, देखते हैं। और अगले ही पल वो गायब हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैं पसीने में भीगा हुआ था। अब मुझे यकीन हो चुका था, ये सिर्फ आत्माओं का खेल नहीं, ये एक अधूरी सूची का श्राप है। और उस सूची में मेरा नाम अभी भी दर्ज है। मैंने तय कर लिया, अगर उस लिस्ट को मिटाना पड़े तो मैं उसे ढूंढकर खुद मिटाऊंगा। क्योंकि अब यह सिर्फ डर की बात नहीं थी, ये मेरी पहचान, मेरी जिंदगी और मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। डायरी मेरे सामने खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर मेरा नाम जैसे जलता हुआ दिख रहा था। सूची अधूरी है, वो शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगर सच में कोई सूची है तो वो कहीं ना कहीं मौजूद होगी, और अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो शायद ये खेल खत्म हो सके। मैंने तय कर लिया, मुझे उसी सुरंग में जाना होगा। अगली शाम सूरज ढलने से पहले ही मैं उस पुराने ट्रैक के पास पहुंच गया। नई लाइन दूसरी तरफ बन चुकी थी। ये पुरानी लाइन अब बंद थी। झाड़ियां उगाई थीं, जंग लगे सिग्नल खड़े थे, लेकिन सुरंग अब भी वैसी ही थी, काली, गहरी, जैसे किसी दैत्य का मुंह। मेरे कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सुरंग के अंदर कदम रखा। अंदर हवा ठंडी थी और अजीब सी सीलन की गंध थी। हर कदम की आवाज गूंजकर वापस आ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ता गया। करीब 100 मीटर अंदर पहुंचते ही मुझे दीवार पर कुछ दिखा। काले कोयले जैसी किसी चीज से नाम लिखे हुए थे। सैकड़ों नाम, कुछ धुंधले, कुछ साफ। मैंने टॉर्च की रोशनी पास ले जाकर देखा। वो मृतकों की सूची थी, दीवार पर हाथ से लिखी हुई, और उनमें मेरा नाम भी था। मेरी सांस रुक गई। मैंने हाथ बढ़ाकर अपने नाम को छूने की कोशिश की। जैसे ही उंगली दीवार से लगी, अचानक सुरंग के अंदर तेज हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी बुझ गई, पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में सैकड़ों आवाजें फुसफुसाने लगीं। हमें वापस लाओ, हम अधूरे हैं, सूची पूरी करो। मैंने कान बंद कर लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चिल्लाया। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम कर सकते हो। मेरे सामने हल्की सी लाल रोशनी जली। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है। तो क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। ये बंधन है। वो दीवार की तरफ इशारा करने लगा। जब तक हर नाम अपनी जगह वापस नहीं जाता, ये सुरंग खुली रहेगी। वापस कहां? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा, जहां से वो आए थे। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। तुमने ही किया था ना ये हादसा? वो मुस्कुराया। हादसा नहीं, संतुलन। किस चीज का संतुलन? जीवन और मृत्यु का। मेरे अंदर गुस्सा भर गया। तुमने लोगों की जान ली। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मैंने नहीं, उनके नाम ने उन्हें बुलाया। मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी सुरंग के अंदर अचानक ट्रेन की सीटी गूंजी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। पटरी कांपने लगी, दीवार पर लिखे नाम चमकने लगे, और उनमें से कुछ नाम धीरे धीरे मिटने लगे। मैंने देखा, 2 नाम पूरी तरह गायब हो गए, जैसे किसी ने उन्हें पूरा कर दिया हो। हर साल, बूढ़ा बोला, 2 या 3 नाम अपने स्थान पर लौट जाते हैं। और जो नहीं लौटते? उसने मेरी आंखों में देखा। वो भटकते रहते हैं, जब तक खुद ना आए। मैं नहीं आऊंगा। वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। तुम पहले ही आ चुके हो। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे हिल गई। मुझे अचानक वो रात याद आई, जब 5 साल पहले मैं सच में ट्रेन मिस नहीं कर पाया था, बल्कि मैं आखिरी वक्त पर उसी सुरंग के पास पहुंचा था। मैंने झगड़ा किया था टिकट चेकर से। मैं गुस्से में ट्रैक के पास चला गया था, और मुझे धक्का लगा था। मेरी सांस रुक गई। मुझे किसी ने धक्का दिया था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। हां। किसने? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारे नाम ने। अचानक मुझे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे दीवार की तरफ खींच रही हो।
दीवार पर मेरा नाम चमकने लगा। मैं चिल्लाया, मैं जिंदा हूं। आवाज गूंजकर सुरंग में फैल गई। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर वही लड़की मेरे सामने दिखाई दी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। तुम्हें अपना नाम खुद मिटाना होगा। कैसे? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। अपने खून से। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़ा आदमी पीछे हट गया। अगर तुम नाम मिटा दोगे तो संतुलन टूट जाएगा। तो टूटने दो, मैंने दहाड़ कर कहा। मैंने जेब से छोटा चाकू निकाला, जो मैं हमेशा साथ रखता था। हाथ कांप रहा था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा गुस्सा था। मैंने अपनी हथेली पर हल्की सी कट लगा दी। खून टपकने लगा। मैं दीवार के पास गया और अपने नाम पर हाथ रख दिया। खून दीवार पर फैल गया। सुरंग के अंदर भयानक कंपन शुरू हो गया। बूढ़ा आदमी जोर से चीखा, रुको! लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेरा नाम धीरे धीरे धुंधला होने लगा। दीवार कांप रही थी, पटरी हिल रही थी, और अचानक पूरी सुरंग के अंदर एक तेज धमाका हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सब कुछ घूमने लगा, और आखिरी बार मैंने देखा, दीवार पर मेरा नाम गायब हो चुका था। फिर अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मुझे लगा जैसे मैं किसी और जगह हूं। सुरंग की सीलन भरी गंध गायब थी। हवा में धूल थी और जली हुई लोहे की तीखी महक। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा, चारों तरफ देखा, और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उसी सुरंग में था, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी मैं अंदर गया था। दीवारें टूटी हुई थीं, छत से लोहे के सरिये लटक रहे थे, पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, जैसे मैं हादसे वाली रात में पहुंच गया हूं। दूर से चीखों की आवाजें आ रही थीं, बचाओ, कोई है? मेरा गला सूख गया। मैंने आगे कदम बढ़ाया। सुरंग के बीचों बीच टूटा हुआ S5 कोच पड़ा था। वही नंबर, वही सीट 36। मुझे अचानक अपने कानों में धमाके की आवाज सुनाई दी। ब्रेक फेल होने की चीखती हुई ध्वनि, लोहे घिसने की आवाज, लोगों की दहशत भरी चीखें। मैंने सिर पकड़ लिया। ये सपना है। लेकिन ये सपना नहीं था। मैं हादसे के उस पल में खड़ा था। कोच के अंदर लोग भासे हुए थे। मैंने अंदर झांका और मेरी सांस रुक गई। वहां मैंने खुद को देखा, सीट 36 पर, खून से लथपथ, आंखें बंद। मैं पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़की, लेकिन इस बार वो भी घायल थी। उसके माथे से खून बह रहा था। तुमने नाम मिटा दिया, उसने धीमे से कहा। हां, अब संतुलन टूट चुका है। अचानक पूरी सुरंग कांपने लगी। दूर कोच के पास वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने नियम तोड़ा, मैं चीख कर कहा। यह हादसा तुमने करवाया था। वो जोर से हंसा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ नाम इकट्ठा करता हूं। झूठ। वो अचानक हवा में ऊपर उठा। हर हादसे में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है, बाकी संयोग होते हैं। और मैं? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम्हारा नाम गलती से जुड़ा था, लेकिन गलती भी संतुलन का हिस्सा होती है। मुझे अचानक समझ आया, अगर मेरा नाम यहां नहीं था तो शायद हादसे का क्रम बदल सकता है। मैंने टूटे हुए कोच की तरफ देखा। अगर मैं अपने उस अतीत वाले रूप को बाहर निकाल दूं तो शायद कहानी बदल जाए। मैं बिना सोचे अंदर घुस गया। लोहे के टुकड़े चुभ रहे थे, धुआं भर रहा था। मैंने अपने घायल शरीर को देखा, वो अभी भी सांस ले रहा था। मैंने उसे सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। पीछे से बूढ़ा आदमी गरजा, अगर उसे बचाओगे तो कोई और मरेगा। मेरे हाथ रुक गए। कौन? संतुलन हमेशा बराबर होता है। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम गए। क्या मैं किसी और की जान लेकर खुद को बचाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने लड़की की तरफ देखा। कोई और रास्ता है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर तुम यहां से बाहर निकल जाओ तो ये हादसा जैसा हुआ था वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा नाम अब सूची में नहीं होगा। मतलब तुम जिंदा रहोगे और बाकी सब अपनी किस्मत के साथ। मेरे अंदर संघर्ष चल रहा था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये हादसा फिर भी होगा। अगर मैं बदलने की कोशिश करता तो संतुलन किसी और की जान ले सकता था। मैंने आंखें बंद की। मैं भगवान नहीं हूं, मैं समय का मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो जिंदा रहना चाहता हूं।
मैंने अपने घायल अतीत वाले रूप का हाथ छोड़ दिया। माफ करना, मैंने बुदबुदाया। मैं पीछे हट गया। अचानक तेज रोशनी चमकी। पूरा दृश्य धुंधला होने लगा। चीखें धीरे धीरे दूर जाती गईं। और फिर सब शांत। जब मेरी आंख खुली, मुझे लगा जैसे मैं किसी और जगह हूं। सुरंग की सीलन भरी गंध गायब थी। हवा में धूल थी और जली हुई लोहे की तीखी महक। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा, चारों तरफ देखा और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उसी सुरंग में था, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी मैं अंदर गया था। दीवारें टूटी हुई थी, छत से लोहे के सरिये लटक रहे थे, पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, जैसे मैं हादसे वाली रात में पहुंच गया हूं। दूर से चीखों की आवाजें आ रही थीं। बचाओ, कोई है? मेरा गला सूख गया। मैंने आगे कदम बढ़ाया। सुरंग के बीचों बीच टूटा हुआ S5 कोच पड़ा था। वही नंबर, वही सीट 36। मुझे अचानक अपने कानों में धमाके की आवाज सुनाई दी। ब्रेक फेल होने की चीखती हुई ध्वनि, लोहे घिसने की आवाज, लोगों की दहशत भरी चीखें। मैंने सिर पकड़ लिया। ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था। मैं हादसे के उस पल में खड़ा था। कोच के अंदर लोग फंसे हुए थे। मैंने अंदर झांका और मेरी सांस रुक गई। वहां मैंने खुद को देखा, सीट 36 पर, खून से लथपथ, आंखें बंद। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़की, लेकिन इस बार वो भी घायल थी। उसके माथे से खून बह रहा था। तुमने नाम मिटा दिया, उसने धीमे से कहा। हाँ, अब संतुलन टूट चुका है। अचानक पूरी सुरंग कांपने लगी। दूर कोच के पास वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने नियम तोड़ा, मैंने चीख कर कहा। ये हादसा तुमने करवाया था। वो जोर से हंसा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ नाम इकट्ठा करता हूं। झूठ! वो अचानक हवा में ऊपर उठा। हर हादसे में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है, बाकी संयोग होते हैं। और उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम्हारा नाम गलती से जुड़ा था, लेकिन गलती भी संतुलन का हिस्सा होती है। मुझे अचानक समझ आया, अगर मेरा नाम यहां नहीं था तो शायद हादसे का क्रम बदल सकता है। मैंने टूटे हुए कोच की तरफ देखा। अगर मैं अपने उस अतीत वाले रूप को बाहर निकाल दूं तो शायद कहानी बदल जाए। मैं बिना सोचे अंदर घुस गया। लोहे के टुकड़े चुभ रहे थे, धुआं भर रहा था। मैंने अपने घायल शरीर को देखा। वो अभी सांस ले रहा था। मैंने उसे सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। पीछे से बूढ़ा आदमी गरजा, अगर उसे बचाओगे तो कोई और मरेगा। मेरे हाथ रुक गए। कौन? संतुलन हमेशा बराबर होता है। मेरे दिमाग में 1000 सवाल घूम गए। क्या मैं किसी और की जान लेकर खुद को बचाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने लड़की की तरफ देखा। कोई और रास्ता है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर तुम यहां से बाहर निकल जाओ तो ये हादसा जैसा हुआ था वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा नाम अब सूची में नहीं होगा। मतलब तुम जिंदा रहोगे और बाकी सब अपनी किस्मत के साथ। मेरे अंदर संघर्ष चल रहा था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो ये हादसा फिर भी होगा। अगर मैं बदलने की कोशिश करता तो संतुलन किसी और की जान ले सकता था। मैंने आंखें बंद की। मैं भगवान नहीं हूं, मैं समय का मालिक नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो जिंदा रहना चाहता है। मैंने अपने घायल अतीत वाले रूप का हाथ छोड़ा। माफ करना, मैंने बुदबुदाया। मैं पीछे हट गया। अचानक तेज रोशनी चमकी। पूरा दृश्य धुंधला होने लगा। चीखें धीरे धीरे दूर जाती गईं और फिर सब शांत। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं फिर उसी सुरंग में था, लेकिन अब वो टूटी हुई नहीं थी, सिर्फ पुरानी, बंद, खाली। दीवार पर नाम अब भी थे, लेकिन जहां मेरा नाम था वहां खाली जगह थी। बूढ़ा आदमी कहीं नहीं दिखा, लड़की भी नहीं। सुरंग में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। मैं लड़खड़ाते हुए बाहर आया। बाहर शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल था। मैंने अपने हाथ को देखा। कट अब सूख चुका था, लेकिन दर्द असली था। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, नेटवर्क था। मैंने तुरंत गूगल खोला, मृतकों की सूची। मैंने स्क्रॉल किया। मेरा नाम अब वहां नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जिंदा था, सच में जिंदा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सूची में अभी भी सैकड़ों नाम थे, और कहीं ना कहीं वो बूढ़ा आदमी अब भी मौजूद था। बस इस बार उसकी नज़र मुझ पर नहीं थी। सुरंग से बाहर निकलते ही
मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में वापस आ गया हूं। आसमान में हल्की सांझ उतर चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन इस बार वो मौत की नहीं, जिंदगी की ठंडक लग रही थी। मैंने फिर से मोबाइल में सूची देखी। मेरा नाम सचमुच गायब था, लेकिन बाकी नाम अब भी वहीं थे। सैकड़ों लोग, सैकड़ों अधूरी कहानियां। मैं चाहूं तो इस सब को भूल सकता था, घर जाकर सामान्य जीवन जी सकता था, लेकिन एक सवाल मेरे अंदर बार बार उठ रहा था। अगर अगली बार किसी और गलती से किसी का नाम जुड़ गया तो क्या वो भी हर साल इस डर से गुजरेगा? मैं उस रात घर नहीं गया। मैं सीधे शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा। रेलवे की पुरानी इमारत, आधी खाली। मैंने एक जानकार के जरिए सर्वर रूम तक पहुंचने का इंतजाम किया, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, सूची सिर्फ दीवार पर नहीं थी, वो सिस्टम में भी थी। और जब तक वो डिजिटल रिकॉर्ड में मौजूद है, संतुलन का खेल चलता रहेगा। रात के करीब 11 बज रहे थे, वही समय जब 5 साल पहले ट्रेन चली थी। सर्वर रूम में अजीब सी गूंज थी। कूलिंग फैन की आवाज, लाल नीनी लाइट्स टिमटिमा रही थीं। मैंने कंप्यूटर ऑन किया, पुराने डेटाबेस में लॉगिन किया, हादसे की फाइल खोली। मृतकों की सूची सामने थी, नाम, उम्र, सीट नंबर, सब कुछ। मेरा नाम अब वहां नहीं था, लेकिन नीचे एक अजीब सा कॉलम था, स्टेटस पेंडिंग रिटर्न। मेरी सांस अटक गई। जिन नामों के आगे ये लिखा था, वो वही नाम थे जो दीवार पर चमक रहे थे। मतलब ये सिर्फ आत्मिक खेल नहीं था, किसी ने ये सिस्टम जानबूझकर बनाया था। अचानक स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी। मॉनिटर पर हल्की सी रेखा खींची और स्क्रीन पर वही शब्द उभरे, सूची को छेड़ना मना है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन हवा भारी हो गई थी। फिर स्क्रीन पर टाइप होना शुरू हुआ, तुमने अपना नाम हटा लिया, अब दूसरों का संतुलन मत बिगाड़ो। मैंने दांत भींच लिए। ये संतुलन नहीं, श्राप है। अचानक मॉनिटर बंद हो गया। सर्वर रूम की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा। सिर्फ एक हल्की लाल चमक कमरे के कोने में दिखी। मैं समझ गया, वो फिर आ गया है। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी अंधेरे से बाहर आया। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट था, जैसे अब उसे छुपने की जरूरत नहीं। तुम क्यों लड़ रहे हो? उसने पूछा। क्योंकि ये गलत है। गलत? वो हंसा। मृत्यु गलत नहीं होती, बस समय तय होता है। तो फिर ये पेंडिंग रिटर्न क्या है? उसने सर्वर की तरफ देखा। कुछ आत्माएं खुद नहीं आती, उन्हें बुलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अधूरापन ब्रह्मांड को असंतुलित करता है। मैंने गुस्से में कहा, तो तुम्हारा काम खत्म, मेरा नाम हट चुका है। वो मेरी आंखों में देखने लगा। तुमने अपना नाम मिटाया, लेकिन दरवाजा खोल दिया। कौन सा दरवाजा? अचानक स्क्रीन फिर चालू हुई। इस बार सूची के नीचे एक नई लाइन जुड़ गई, नेक्स्ट साइकिल 30 डेज रिमेनिंग। मेरे सीने में धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अब साल में एक बार नहीं, हर 30 दिन में चक्र चलेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने संतुलन छेड़ा है, अब उसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कैसे? वो मेरी तरफ झुका। या तो सूची पूरी करो, या सूची हमेशा के लिए मिटा दो। मिटा दूं? हाँ, लेकिन अगर सूची मिट गई तो जो आत्माएं बंधी हैं वो मुक्त हो जाएंगी। तो अच्छा ही है। उसकी आंखें चमकीं। तुम नहीं जानते मुक्त आत्माएं क्या कर सकती हैं। कमरे में अचानक सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंज उठीं। हमें जाने दो, हमें आज़ाद करो। मेरे कानों में दर्द होने लगा। मैंने मॉनिटर की तरफ देखा। डिलीट का विकल्प सामने था, बस एक क्लिक। मेरे हाथ माउस पर थे। अगर मैं ये कर दूं तो सब खत्म, या शायद सब शुरू। मैंने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ मेरी जान का सवाल नहीं था, ये उन सैकड़ों आत्माओं का सवाल था, और उस बूढ़े आदमी की शक्ति का भी। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर मैं सूची मिटा दूं तो क्या तुम भी खत्म हो जाओगे? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी उंगली डिलीट बटन के ऊपर थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा सर्वर रूम की दीवारें भी उसकी आवाज सुन रही होंगी। वो बूढ़ा आदमी कुछ कदम दूर खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, इंतजार था। सोच लो, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर सूची मिट गई तो जो बंधन है वो टूट जाएंगे। यही तो चाहिए मुझे, मैंने दांत भींचकर कहा। अचानक कमरे में सैकड़ों फुसफुसाहटें तेज हो गईं। हमें जाने दो, हमें मुक्त करो।
मेरे कान सुन्न होने लगे। मैंने आंखें बंद की और क्लिक कर दिया। स्क्रीन एक पल के लिए सफ़ेद हुई, फिर लाल, फिर काली। अचानक सर्वर रूम की सारी मशीनें जोर से गूंजने लगीं। फैन तेज घूमने लगे, लाइट्स चमकने लगीं, और फिर पूरे कमरे में एक तेज झटका लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा आदमी पहली बार घबराया हुआ दिखा। उसकी आंखों की लाल चमक बिखरने लगी। तुमने संतुलन तोड़ा है, अब उसे सहना होगा। मैंने हिम्मत करके कहा, अब कोई नाम नहीं बचेगा। वो मेरी तरफ घूरने लगा। नाम मिटे हैं, लेकिन यादें नहीं। अचानक उन सायों में से एक आकार साफ होने लगा। वही लड़की। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखों में शांति थी। हम मुक्त हैं, उसने धीमे से कहा। बाकी साए धीरे धीरे हल्के होते गए। कमरे की ठंड कम होने लगी। बूढ़ा आदमी पीछे हटता गया। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। तुम समझते हो जीत गए? हाँ। नहीं, तुमने मुझे खत्म नहीं किया। मैं संतुलन हूं, मैं हर जगह हूं। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। जब तक मौत है, मैं रहूंगा। और अगले ही पल वो पूरी तरह गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मशीनें बंद हो चुकी थीं, लाइट्स सामान्य हो गईं। मैं जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। कुछ मिनट तक कुछ समझ नहीं आया। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। वो साए, वो फुसफुसाहटें, सब गायब। सिर्फ मैं और खाली स्क्रीन। मैं उठकर बाहर आया। रात के 12:03 हो रहे थे। वही समय जब हर साल ट्रेन चलती थी। लेकिन इस बार आसमान साफ था। कोई अजीब सी हवा नहीं, कोई सीटी नहीं। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क पूरा। मैंने फिर से हादसे की खबर सर्च की। लिस्ट खुली। अब सिर्फ वास्तविक मृतकों के नाम थे। कोई पेंडिंग रिटर्न नहीं, कोई अजीब कॉलम नहीं, सब सामान्य। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बच गया था, और शायद कई और आत्माएं भी। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी खालीपन रह गया। क्या सच में वो खत्म हो गया, या शायद कहीं और चला गया? मैंने आसमान की तरफ देखा। मन में पहली बार डर से ज्यादा सुकून था। मैं जिंदा था, और इस बार मेरा नाम किसी सूची में नहीं था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानता था मौत को हराया नहीं जा सकता, बस रोका जा सकता है, कुछ समय के लिए। और मैंने उस समय को अपनी जिंदगी के नाम कर दिया था। सूची मिटे हुए आज 30 दिन हो चुके थे। हाँ, वही 30 दिन जिनका जिक्र स्क्रीन पर आया था। नेक्स्ट साइकिल, 30 डेज रिमेनिंग। शुरू के कुछ दिन तो मैं हर रात डर कर उठ जाता था। कान किसी अदृश्य सीटी की आवाज ढूंढते रहते थे। खिड़की के बाहर जरा सी हवा चलती तो लगता वो फिर आ गया। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कोई कॉल, न कोई फुसफुसाहट, न कोई सुरंग का सपना। धीरे धीरे मैंने अपनी पुरानी जिंदगी फिर से पकड़नी शुरू की। बैंक गया, खाता दोबारा एक्टिव हो चुका था। सरकारी रिकॉर्ड में मैं जिंदा दर्ज था। मेरी पहचान वापस आ गई थी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। पहले मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था। अब हर अजनबी चेहरा देखता तो लगता कहीं इसका नाम भी किसी अदृश्य सूची में तो नहीं। एक शाम मैं उसी पुराने ट्रैक के पास गया। सूरज ढल रहा था। सुरंग अब भी वहीं थी, लेकिन इस बार उसमें वो भारीपन नहीं था। मैं अंदर गया। दीवारें खाली थीं। जहां कभी नाम लिखे थे, वहां सिर्फ गीली सीमेंट थी। मैंने हाथ फेर कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ ठंडा पत्थर। मैंने राहत की सांस ली। खत्म, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे पीछे से कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। मैं ठिठक गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सुरंग के अंदर धुंध सी भरने लगी थी। उस धुंध में एक आकृति उभर रही थी। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। लेकिन इस बार वो बूढ़ा आदमी नहीं था, वो मैं था। हां, बिल्कुल मेरी ही शक्ल। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में खालीपन था। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने हल्की मुस्कान दी। संभावना। क्या मतलब? अगर तुम उस रात कूदे नहीं होते, अगर तुमने सूची नहीं मिटाई होती,
तो मैं होता। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो तुम, वो रूप जो संतुलन चाहता था। अचानक मुझे समझ आया, वो बूढ़ा आदमी सिर्फ कोई राक्षस नहीं था, वो एक भूमिका थी, एक संरक्षक, एक संग्रहकर्ता। और अगर सूची नहीं होती तो कोई न कोई उसकी जगह लेता। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? वो मेरे करीब आया। अब संतुलन प्राकृतिक रहेगा, कोई सूची नहीं, कोई बुलावा नहीं, सिर्फ समय। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ शांति। और तुम? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे बनने नहीं दिया। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में खुलने लगा। सुरंग में हल्की हवा चली और कुछ ही सेकंड्स में वो गायब। मैं अकेला खड़ा था। दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। मुझे समझ आ चुका था, हम सबके अंदर दो रूप होते हैं, एक जो डर के सामने झुक जाता है और एक जो लड़ता है। अगर मैं उस रात डर जाता तो शायद मैं खुद उस सूची का रक्षक बन जाता, लेकिन मैंने लड़ना चुना और उसी ने मुझे इंसान बनाए रखा। मैं सुरंग से बाहर आया। आसमान में सितारे चमक रहे थे। पहली बार मुझे मौत का ख्याल डरावना नहीं लगा, क्योंकि अब वो कोई खेल नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। और मैं तैयार था, जब भी वो स्वाभाविक रूप से आए। लेकिन तब तक मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं और हर सुबह को एक उपहार की तरह देख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, किसी सूची से बाहर होना जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी है। उस रात में घर लौटा तो अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अधूरा हिसाब पूरा हो गया हो। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? वो सोच लेता है सब खत्म हो गया। 30 दिन पूरे हो चुके थे। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे। मैंने मोबाइल देखा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अजीब संदेश नहीं। मैं मुस्कुराया, अब कुछ नहीं होगा। और जैसे ही मैंने लाइट बंद की, मेरे कमरे में वही आवाज गूंजी, छुक छुक छुक। धीमी, बहुत धीमी। मेरी सांस अटक गई। मैंने लाइट ऑन की, कमरा खाली, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, छुक छुक छुक। मैंने कान बंद किए, फिर भी आवाज। और तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक काला बैकग्राउंड और सफेद अक्षर उभरे, साइकिल रीस्टार्टेड। मेरे गले में शब्द अटक गए। नीचे एक नया नाम चमका, मेरा। इस बार कोई और नहीं, सीधे मेरा नाम। मैं कांप गया। नहीं, यह खत्म हो चुका था। लेकिन स्क्रीन पर अगली लाइन उभरी, बैलेंस रिक्वायर्स विटनेस। तभी मेरे कमरे की दीवारें कांपने लगीं, जैसे पूरा घर किसी अदृश्य ट्रेन के गुजरने से हिल रहा हो। और अचानक मेरे कमरे की एक दीवार गायब हो गई।
उसकी जगह वही पुरानी ट्रेन खड़ी थी। वही जंग लगी, वही टूटी खिड़कियां, वही खाली डिब्बे। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, इस बार तुम भाग नहीं सकते। मैं पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। मैं ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजा अपने आप बंद, अंदर वही अंधेरा। लेकिन इस बार सीटों पर लोग बैठे थे, बहुत सारे लोग। उनके चेहरे धुंधले, लेकिन हर चेहरा मेरी तरफ देख रहा था। और धीरे धीरे उनके चेहरे साफ होने लगे। वो सब मेरे जैसे थे, मेरे अलग अलग रूप। डरा हुआ मैं, गुस्से वाला मैं, कमजोर मैं, स्वार्थी मैं, लालची मैं। हर वो रूप जो जिंदगी में कभी बना था। एक आवाज गूंजी, हर इंसान अपने भीतर एक ट्रेन लेकर चलता है। हर निर्णय एक डिब्बा है, हर पछतावा एक सीट। मैंने चिल्लाकर कहा, तो मुझसे क्या चाहिए? अचानक सामने की सीट पर वो बूढ़ा आदमी फिर दिखा, लेकिन इस बार वो शांत था। इस बार किसी और की बारी नहीं, इस बार फैसला तुम्हारा है। किस बात का? उसने मेरी तरफ एक दर्पण बढ़ाया। मैंने उसमें देखा, मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं। अगर तुम इस डर को स्वीकार करोगे तो ट्रेन खत्म हो जाएगी। अगर तुम भागोगे तो ये चक्र चलता रहेगा। मेरे दिमाग में वो रात घूम गई जब मैं सुरंग में कूदा था। मैंने तब डर के खिलाफ लड़ाई की थी, लेकिन अब ये लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये अंदर की थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं नहीं भागूंगा। मैंने आंखें बंद की। ट्रेन की आवाज तेज हो गई, छुक छुक छुक, इतनी तेज कि लगा कान फट जाएंगे। और फिर पूर्ण सन्नाटा। मैंने आंखें खोली। मैं अपने कमरे में था, सब सामान्य, मोबाइल बंद, दीवार सही, कोई ट्रेन नहीं। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखें सामान्य थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे मैंने कुछ जीत लिया हो। उस रात के बाद कभी कोई ट्रेन नहीं आई, कभी कोई सूची नहीं बनी, कभी कोई सुरंग नहीं पुकारती। मैं आज भी ट्रेन से सफ़र करता हूँ। कभी कभी जब रात गहरी होती है और ट्रेन किसी सुनसान सुरंग से गुजरती है, तो हल्की सी वही आवाज़ सुनाई देती है, छुक छुक। लेकिन अब मैं डरता नहीं, मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ट्रेन बाहर नहीं, हमेशा अंदर चलती है। और जब तक इंसान अपने डर का टिकट खुद काटता रहेगा, कोई अदृश्य सूची उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। ये थी मेरी कहानी, एक रेल यात्री की कहानी, डर की, संतुलन की और अपने ही अंधेरे से अंतिम सामना की। अगर कभी देर रात ट्रेन में सफ़र करो और कोई खाली डिब्बा तुम्हें बुलाए, तो बैठना ज़रूर, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ एक यात्रा हो, या तुम्हारे अंदर की ट्रेन फिर चल पड़ी हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेल यात्री वाली डरावनी कहानी पसंद आई, अगर आपको वो सुरंग, वो रहस्यमयी ट्रेन और सूची वाला खौफ आज भी अंदर तक हिला रहा है, तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि ऐसी ही और भी सच्ची लगने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मैं लेकर आता हूं अपने चैनल डर की दास्तान।
यहाँ आपको मिलेंगी आधी रात की अनसुनी घटनाएं, रेल यात्राओं के रहस्य, सुनसान रास्तों की सच्चाई और वो कहानियां जो सुनने के बाद लाइट बंद करने की हिम्मत नहीं होगी। हर कहानी मेरी जुबानी, ऐसे अंदाज में कि आप खुद को उसी जगह खड़ा महसूस करेंगे। तो अगर आप भी अंधेरे में छिपे सच को जानना चाहते हैं, अगर आपको डर से दोस्ती करना है, तो अभी जुड़िए डर की दास्तान के साथ, क्योंकि यहाँ कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस अगली रात का इंतज़ार करती हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और याद रखिए, अगली ट्रेन कब, कहाँ और किसके लिए रुके, कोई नहीं जानता।